आज हम इतिहास के उस पन्ने का विश्लेषण करेंगे जिसने भारत की राजनीति को हमेशा के लिए बदल दिया। यह कहानी है भारत के सबसे युवा प्रधानमंत्री राजीव गांधी की, जिनकी एक क्रूर साजिश के तहत हत्या कर दी गई थी। राजीव गांधी, जो राजनीति में आने के इच्छुक नहीं थे, अपनी मां, तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की 31 अक्टूबर 1984 को हुई हत्या के बाद देश की बागडोर संभालने के लिए मजबूर हुए थे। उस समय उनकी उम्र सिर्फ 40 साल थी और उन्होंने न केवल प्रधानमंत्री पद की शपथ ली, बल्कि देश को एक गहरे सदमे से बाहर निकालने की जिम्मेदारी भी उठाई। उनका प्रधानमंत्री बनना भारतीय राजनीति में एक नए युग की शुरुआत जैसा था, जहां एक युवा नेता देश को 21वीं सदी में ले जाने का सपना देख रहा था। राजीव गांधी का कार्यकाल यानी 1984 से 1989 भारत के लिए बड़े बदलावों का दौर था। उन्हें मिस्टर क्लीन की छवि के साथ देखा जाता था, एक ऐसा नेता जो राजनीति की गंदगी से दूर रहकर देश की सेवा करना चाहता था। उन्होंने भारत में कंप्यूटर और दूरसंचार क्रांति की नींव रखी, जिसके कारण आज हम डिजिटल इंडिया की बात कर पा रहे हैं। उन्होंने देश की अर्थव्यवस्था को खोलने और तकनीकी प्रगति को बढ़ावा देने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए। उनका मानना था कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी ही भारत को एक विकसित राष्ट्र बना सकते हैं। इसी सोच के साथ उन्होंने देश भर में नवोदय विद्यालयों की स्थापना की, ताकि ग्रामीण क्षेत्रों के प्रतिभाशाली बच्चों को भी बेहतरीन शिक्षा मिल सके। लेकिन राजनीति का रास्ता कांटों भरा होता है। उनके कार्यकाल के अंत तक बोफोर्स तोप सौदे जैसे भ्रष्टाचार के आरोपों ने उनकी मिस्टर क्लीन की छवि को गहरा धक्का पहुंचाया। 1989 के आम चुनावों में कांग्रेस पार्टी हार गई और राजीव गांधी को विपक्ष में बैठना पड़ा। लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और एक बार फिर देश की जनता का विश्वास जीतने के लिए निकल पड़े। 1991 के लोकसभा चुनावों के दौरान वे पूरे देश में तूफानी रैलियां कर रहे थे। उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था कि वे सत्ता में वापसी करने के लिए पूरी तरह तैयार हैं, लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। उनकी यह यात्रा तमिलनाडु के श्रीपेरम्बुदूर में आकर थम गई, जहां एक आतंकी साजिश उनका इंतजार कर रही थी। यह समझना जरूरी है कि राजीव गांधी सिर्फ एक राजनेता नहीं थे, बल्कि वे एक ऐसे भारत के प्रतीक थे जो आधुनिक, प्रगतिशील और एकजुट था। वे नेहरू गांधी परिवार की राजनीतिक विरासत की चौथी पीढ़ी ही थे, लेकिन उनकी अपनी एक अलग पहचान थी। वे एक पेशेवर पायलट थे, जिनका राजनीति से दूर दूर तक कोई नाता नहीं था। अपने छोटे भाई संजय गांधी की एक विमान दुर्घटना में मृत्यु के बाद वे अपनी मां का सहयोग करने के लिए राजनीति में आए। उनकी सादगी और सौम्य व्यवहार ने लोगों का दिल जीत लिया था, लेकिन उनकी यही लोकप्रियता और उनके कुछ साहसिक निर्णय, विशेषकर पट्टीडुहौसी देश श्रीलंका को लेकर, उनके दुश्मनों की नजरों में खटकने लगे थे और यही उनकी दुखद मृत्यु का कारण बना। अब हम आपको उस काली रात की कहानी बताएंगे जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया था। तारीख थी 21 मई 1991। स्थान था तमिलनाडु का छोटा सा कस्बा श्रीपेरम्बुदूर। लोकसभा चुनाव का माहौल था और राजीव गांधी अपनी पार्टी के उम्मीदवार के लिए एक चुनावी रैली को संबोधित करने पहुंचे थे। रात के करीब 10:10 हुए थे। राजीव गांधी अपनी कार से उतरकर मंच की ओर बढ़ रहे थे, जहां उन्हें भाषण देना था। रास्ते में उनके समर्थक, पार्टी कार्यकर्ता और आम लोग कतार में खाड़ी डी होकर उनका अभिवादन कर रहे थे, उन्हें मालाएं पहना रहे थे। राजीव गांधी भी सबसे हाथ मिलाते हुए, मुस्कुराते हुए आगे बढ़ रहे थे। सुरक्षा के इंतजाम थे, लेकिन उस भीड़ और उत्साह के आगे वे नाकाफी साबित हो रहे थे। इसी भीड़ में एक महिला भी खड़ी थी, जिसकी आंखों में राजीव गांधी के लिए सम्मान नहीं, बल्कि मौत का पैगाम था। उसका नाम था धनु, लेकिन उस वक्त उसे कोई नहीं जानता था। उसने अपने शरीर पर चंदन का लेप लगा रखा था और हाथ में चंदन की एक माला थी, ताकि वह किसी आम प्रशंसक की तरह लगे। जैसे ही राजीव गांधी उसके पास पहुंचे, वह उनके पैर छूने के बहाने नीचे झुकी। ये भारतीय संस्कृति में सम्मान देने का एक तरीका है, इसलिए किसी को कोई शक नहीं हुआ। लेकिन उसका इरादा सम्मान देना नहीं, बल्कि मौत का बटन दबाना था।
जैसे ही वह झुकी, उसने अपनी कमर पर बंधे बेल्ट बम, जिसमें RDX विस्फोटक भरा हुआ था, का बटन दबा दिया। इसके बाद जो हुआ वह किसी दुःस्वप्न से कम नहीं था। एक जोरदार धमाका हुआ जिसने पूरे इलाके को दहला दिया। धुएं और धूल का गुब्बार उठा और चारों तरफ चीख पुकार मच गई। कुछ ही पलों में वह जगह, जहां कुछ देर पहले उत्साह और जिंदाबाद के नारे गूंज रहे थे, एक मातम और खून से सने मैदान में बदल गई। धमाका इतना शक्तिशाली था कि राजीव गांधी और आत्मघाती हमलावर धनु समेत 14 अन्य लोगों के शरीर के चीथड़े उठ गए। उस हमले में दर्जनों लोग गंभीर रूप से घायल हुए। भारत ने अपने पूर्व प्रधानमंत्री को एक आतंकी हमले में खो दिया था। यह एक ऐसी घटना थी जिसकी कल्पना भी किसी ने नहीं की थी। उस रात की तस्वीरें आज भी लोगों के जहन में ताजा है। बिखरे हुए शव, खून से लथपथ जमीन और बदहवासी का आलम। राजीव गांधी की सुरक्षा में लगे सुरक्षा कर्मियों के भी परखच्चे उड्डीडियाच गए थे। देश को इस खबर पर यकीन ही नहीं हो रहा था। यह सिर्फ एक व्यक्ति की हत्या नहीं थी, यह भारत के लोकतंत्र पर एक सीधा हमला था। एक ऐसा नेता जो देश को एकजुट करने और शांति का संदेश देने निकला था, उसे हिंसा और नफरत ने अपना शिकार बना लिया। श्री पेरम्बुदूर की वह रात भारतीय इतिहास में एक ऐसे काले अध्याय के रूप में दर्ज हो गई जिसे कभी भुलाया नहीं जा सकता। तो सवाल यह उठता है कि आखिर राजीव गांधी की हत्या की यह भयानक साजिश किसने रची और क्यों? इसके पीछे किसका हाथ था? जांच के बाद जो सच सामने आया, उसने भारत और श्रीलंका के रिश्तों को हमेशा के लिए बदल दिया। इस हत्या के पीछे श्रीलंका का एक खूंखार और क्रूर अलगाववादी संगठन था, जिसका नाम था लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल ईलम, यानी लिट्टे। इस संगठन का सरगना था वेलुपिल्लई प्रभाकरन, जो श्रीलंका में तमिलों के लिए एक अलग देश तमिल ईलम की मांग को लेकर श्रीलंकाई सरकार के खिलाफ एक हिंसक सशस्त्र संघर्ष छेड़े हुए था। प्रभाकरण को इस पूरी साजिश का मास्टरमाइंड माना जाता है। अब आपके मन में यह सवाल जरूर आ रहा होगा कि लिट्टे राजीव गांधी से क्यों नाराज था। इसकी जड़ें 1987 के भारत श्रीलंका शांति समझौते में छिपी है। उस समय राजीव गांधी भारत के प्रधानमंत्री थे और उन्होंने श्रीलंका में बढ़ते गृह युद्ध को रोकने के लिए एक शांति समझौता किया था। इस समझौते के तहत भारतीय शांति सेना को श्रीलंका के उत्तरी और पूर्वी हिस्सों में भेजा गया, जहां लिट्टे का प्रभाव था। इसका मकसद था लिट्टे जैसे तमिल विद्रोही समूहों से हथियार डलवाना और शांति स्थापित करना। शुरुआत में लिट्टे ने इसका स्वागत किया, लेकिन जल्द ही हालात बदल गए। लिट्टे ने हथियार डालने से इनकार कर दिया और भारतीय सेना के साथ ही लड़ाई शुरू कर दी। भारतीय सेना के इस ऑपरेशन से लिट्टे को भारी नुकसान हुआ। उसके कई लद्दाखे मारे गए और उसे जंगलों में छिपने पर मजबूर होना पड़ा। लिट्टे प्रमुख प्रभाकरण इस बात से बेहद नाराज था। वह राजीव गांधी को धोखेबाज मानता था और उसे लगता था कि राजीव गांधी ने तमिलों के हितों के साथ विश्वासघात किया है। उसे यह डर भी था कि अगर 1991 के चुनावों में राजीव गांधी फिर से प्रधानमंत्री बन गए तो वे लिट्टे के खिलाफ और भी सख्त कार्रवाई करेंगे। इसी बदले की आग और डर ने प्रभाकरण को राजीव गांधी की हत्या की साजिश रचने के लिए उकसाया। वह किसी भी कीमत पर राजीव गांधी को दोबारा सत्ता में आने से रोकना चाहता था। इस साजिश को अंजाम देने की जिम्मेदारी लिट्टे के खुफिया प्रमुख पोट्टू अम्मान को सौंपी गई। उसने एक बहुत ही शातिर और विस्तृत योजना बनाई। इस योजना में कई लोगों को शामिल किया गया, जिन्हें अलग अलग काम सौंपे गए। साजिशकर्ताओं ने तय किया कि हत्या के लिए मानव बम का इस्तेमाल किया जाएगा, ताकि चूक की कोई गुंजाइश न रहे। उन्होंने भारत में अपने स्लीपर सेल को सक्रिय किया और राजीव गांधी की चुनावी रैलियों पर नजर रखनी शुरू कर दी। उनका मकसद साफ था, राजीव गांधी को खत्म करके भारत को एक कड़ा संदेश देना और अपने संगठन की ताकत का प्रदर्शन करना। यह एक सोची समझी राजनीतिक हत्या थी, जिसका मकसद बदला लेना और अपने रास्ते के सबसे बड़े कांटे को हटाना था। इस पूरी साजिश का सबसे घातक और क्रूर हथियार थी वह महिला, जिसे हम धनु के नाम से जानते हैं। उसका असली नाम तेनमोजी राजरत्नम था।
वह लिट्टे की ब्लैक टाइगर्स ब्रिगेड की एक समर्पित सदस्य थी। यह लिट्टे की आत्मघाती हमलावरों की एक विशेष शाखा थी, जिसके सदस्य संगठन के लिए अपनी जान देने की शपथ लेते थे। धनु को इस मिशन के लिए खास तौर पर चुना गया था, क्योंकि एक महिला पर आसानी से कोई शक नहीं करता। उसे राजीव गांधी के करीब पहुंचने और बिना किसी बाधा के हमले को अंजाम देने के लिए प्रशिक्षित किया गया था। उसका काम सिर्फ एक था, राजीव गांधी के पास जाकर खुद को उड़ढा लेना, चाहे इसके लिए उसे अपनी जान ही क्यों न देनी पड़े। धनु को इस मिशन में मदद करने के लिए एक पूरी टीम बनाई गई थी। इस टीम का एक अहम सदस्य था शिवरासन, जिसे एक आंख वाला जैक भी कहा जाता था, क्योंकि एक धमाके में उसकी एक आंख चली गई थी। शिवरासन इस पूरे ऑपरेशन का ऑन ग्राउंड कमांडर था। उसी ने धनु और उसकी एक सहयोगी सुभा को भारत पहुंचाया और उनके रहने सहने का इंतजाम किया। शिवरासन ने ही राजीव गांधी की रैलियों की रेकी की और श्री पेरम्बुदूर को हमले के लिए चुना, क्योंकि वहां सुरक्षा व्यवस्था तुलनात्मक रूप से कमजोर थी। उसने यह सुनिश्चित किया कि धनु को रैली में राजीव गांधी के नजदीक जाने का मौका मिल जाए। हमले के दिन धनु ने एक नारंगी और हरे रंग की सलवार कमीज पहनी थी। उसने अपनी कमर पर आरडीएक्स से भरा एक बेल्ट बम बांधा हुआ था, जिसमें लगभग 800 ग्राम आरडीएक्स और हजारों स्टील के छर्रे भरे हुए थे, ताकि धमाके का असर ज्यादा से ज्यादा हो। इस बम को छिपाने के लिए उसने ऊपर से एक ढीला ढाला कुर्ता पहना था। उसके हाथ में चंदन की माला थी, जो असल में एक कवर था। योजना के मुताबिक धनु ने ललिता नाम की एक स्थानीय कांग्रेस कार्यकर्ता की बेटी के तौर पर खुद को पेश किया, जो राजीव गांधी पर एक कविता पढ़ना चाहती थी। इसी बहाने वह उस प्रतिबंधित क्षेत्र में घुसने में कामयाब हो गई, जहां सिर्फ खास लोगों को जाने की इजाजत थी। जब राजीव गांधी मंच की ओर बढ़ रहे थे, धनु उनके करीब पहुंच गई। एक महिला पुलिसकर्मी ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन राजीव गांधी ने खुद उस पुलिसकर्मी को कहा, सबको मौका मिलना चाहिए। यही वाक्य उनके अंतिम शब्दों में से एक साबित हुआ। जैसे ही धनु उनके पैर छूने के लिए झुकी, उसने बेल्ट में लगे 2 स्विच में से एक को दबा दिया और एक पल में सब कुछ खत्म हो गया। धनु की पहचान बाद में घटनास्थल से मिले एक कैमरे से हुई, जिसमें हमले से ठीक पहले की उसकी तस्वीर कैद हो गई थी। इस कैमरे का मालिक हरिबाबू नाम का एक फोटोग्राफर था, जो खुद इस साजिश का हिस्सा था और हमले में मारा गया था। उसकी खींची गई तस्वीरों ने ही जांचकर्ताओं को साजिश की गतिविधियां जोड़ने में मदद की। राजीव गांधी की हत्या के बाद देश भर में शोक और गुस्से की लहर दौड़ गई। सरकार ने तुरंत इस मामले की जांच के लिए केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी सीबीआई के तहत एक विशेष जांच दल एसआईटी का गठन किया। इस टीम का नेतृत्व डीआर कार्तिकेयन को सौंपा गया। एसआईटी के सामने एक बहुत बड़ी चुनौती थी। घटनास्थल पर कोई सुराग नहीं बचा था, सिवाय जले हुए शवों और मलबे के। हमलावर खुद मर चुका था। ये एक ब्लाइंड केस था, जिसे सुलझाना लगभग नामुमकिन लग रहा था। लेकिन जांचकर्ताओं ने हार नहीं मानी और छोटे छोटे सुरागों को जोड़कर इस बद्दी साजिश का पर्दाफाश करने में जुट गए। जांच में सबसे बड़ा ब्रेक थ्रू मिला घटनास्थल से बरामद हुए एक कैमरे से। यह कैमरा हरिबाबू नाम के एक स्थानीय फोटोग्राफर का था, जो इस हमले में मारा गया था। जब एसआईटी ने कैमरे की फिल्म को डेवलप कराया, तो वे हैरान रह गए। उसमें हमले से ठीक पहले की तस्वीरें थीं, जिनमें हमलावर महिला धनु, साजिश का मुख्य सूत्रधार शिवरासन और उनकी पूरी टीम साफ साफ दिखाई दे रही थी। इन तस्वीरों ने न केवल हथियारों की पहचान करने में मदद की, बल्कि यह भी साबित कर दिया कि यह एक सुनियोजित साजिश थी। यह एक ऐसा सबूत था जिसने जांच की पूरी दिशा ही बदल दी और एसआईटी को सीधे लिट्टे तक पहुंचा दिया। इन तस्वीरों और अन्य खुफिया जानकारी के आधार पर एसआईटी ने एक एक करके साजिश में शामिल लोगों की पहचान करनी शुरू कर दी। जांचकर्ताओं को पता चला कि इस हत्या की योजना बहुत पहले से बन रही थी। साजिशकर्ताओं ने दिल्ली में भी राजीव गांधी पर हमला करने की कोशिश की थी, लेकिन वे कामयाब नहीं हो पाए थे। एसआईटी ने शिवरासन और उसकी टीम का पीछा करना शुरू किया। इस दौरान देश के कई हिस्सों में छापे मारे गए और गिरफ्तारियां हुई। इस केस की जांच किसी थ्रिलर फिल्म की कहानी से कम नहीं थी। शिवरासन और उसके साथी लगातार अपनी जगह बदल रहे थे,
और पुलिस को चकमा दे रहे थे। अंत में अगस्त 1991 में एसआईटी ने शिवरासन और उसके 6 अन्य साथियों को बेंगलुरु के पास कोननकुंटे के एक घर में घेर लिया। पुलिस ने उन्हें आत्मसमर्पण करने के लिए कहा, लेकिन उन्होंने ऐसा करने से इनकार कर दिया। खुद को घिरा हुआ पाकर शिवरासन और उसके साथियों ने साइनाइड खाकर आत्महत्या कर दी। शिवरासन ने आत्महत्या करने से पहले खुद को गोली भी मार ली थी। उनकी मौत के साथ ही साजिश का एक बड़ा अध्याय समाप्त हो गया, लेकिन एसआईटी ने अपनी जांच जारी रखी और इस मामले में कुल 41 लोगों को आरोपी बनाया, जिनमें लिट्टे प्रमुख प्रभाकरण भी शामिल था। यह भारतीय इतिहास की सबसे जटिल और सफल जांचों में से एक मानी जाती है, जिसने एक पूर्व प्रधानमंत्री के हत्यारों को कानून के कटघरे तक पहुंचाया। एसआईटी की जांच पूरी होने के बाद मामला अदालत में पहुंचा। इस केस की सुनवाई के लिए चेन्नई में एक विशेष टडा अदालत का गठन किया गया। मुकदमा कई सालों तक चला। एसआईटी ने अदालत में हजारों पन्नों की चार्जशीट, 228 गवाह और मजबूत सबूत पेश किए, जिनमें हरिबाबू के कैमरे से मिली तस्वीरें, साजिशकर्ताओं के बीच हुई बातचीत के वायरलेस संदेश और उनकी डायरियां शामिल थीं। यह भारत के न्यायिक इतिहास के सबसे बड़े मुकदमों में से एक था। हर कोई यह जानना चाहता था कि देश के पूर्व प्रधानमंत्री के हत्यारों को क्या सजा मिलेगी। जनवरी 1998 में विशेष टाडा अदालत ने अपना ऐतिहासिक फैसला सुनाया। अदालत ने इस मामले में गिरफ्तार किए गए सभी 26 आरोपियों को हत्या और साजिश का दोषी पाया और उन सभी को मौत की सजा सुनाई। यह एक अभूतपूर्व फैसला था, जहां एक ही मामले में इतने सारे लोगों को फांसी की सजा दी गई थी। इस फैसले का देश भर में स्वागत किया गया और लोगों को लगा कि राजीव गांधी को न्याय मिल गया है, लेकिन कानूनी लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई थी। दोषियों ने इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी, जो भारत की सर्वोच्च अदालत है। मई 1999 में सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले पर अपना अंतिम फैसला सुनाया। सुप्रीम कोर्ट ने टाडा अदालत के फैसले में बड़ा बदलाव किया। अदालत ने 26 दोषियों में से 19 को बरी कर दिया, क्योंकि उनके खिलाफ पर्याप्त सबूत नहीं मिले। सुप्रीम कोर्ट ने केवल 7 लोगों को दोषी ठहराया। इनमें से 4 नलिनी श्रीहरन, उसके पति मुरुगन संथन और पेरारिवलन की मौत की सजा को बरकरार रखा गया। बाकी 3 दोषियों रॉबर्ट पायस, जय कुमार और रविचंद्रन की मौत की सजा को आजीवन कारावास में बदल दिया गया। सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला इस मामले में एक बड़ा मोदी था, जिसने फांसी की सजा पाए लोगों की संख्या 26 से घटाकर सिर्फ 4 कर दी। इसके बाद इन 4 दोषियों की सजा को लेकर एक लंबी कानूनी और राजनीतिक बहस शुरू हो गई। साल 2000 में राजीव गांधी की पत्नी सोनिया गांधी ने नलिनी श्रीहरन के लिए दया की अपील की। उन्होंने कहा कि नलिनी की एक छोटी बेटी है और उसे उसकी मां से अलग नहीं किया जाना चाहिए। इस मानवीय अपील के बाद तमिलनाडु सरकार की सिफारिश पर राष्ट्रपति ने नलिनी की मौत की सजा को आजीवन कारावास में बदल दिया। बाद में 2014 में सुप्रीम कोर्ट ने बाकी 3 दोषियों मुरुगन, संथन और पेरारिवलन की मौत की सजा को भी उम्र कैद में बदल दिया। इसका कारण यह था कि उनकी दया याचिकाओं पर फैसला लेने में सरकार ने बहुत ज्यादा देरी की थी, जो उनके मौलिक अधिकारों का हनन था। इस तरह सभी दोषियों की फांसी की सजा उम्र कैद में तब्दील हो गई। राजीव गांधी हत्याकांड के दोषियों की सजा उम्र कैद में बदलने के बाद उनकी रिहाई को लेकर एक नया विवाद शुरू हो गया, जो दशकों तक चला। तमिलनाडु की कई राजनीतिक पार्टियां इन दोषियों की रिहाई की मांग करती रही। उनका तर्क था कि ये दोषी 20 साल से ज्यादा समय जेल में बिता चुके हैं, जो कि उम्र कैद की सजा के बराबर है, और उन्हें मानवीय आधार पर रिहा कर दिया जाना चाहिए। तमिलनाडु सरकार ने कई बार उनकी रिहाई के लिए प्रस्ताव पारित किए, लेकिन केंद्र सरकारों ने हमेशा इसका विरोध किया। केंद्र का मानना था कि यह एक पूर्व प्रधानमंत्री की हत्या का मामला है और दोषियों को रिहा करने से एक गलत संदेश जाएगा। इस मामले में एक बड़ा मौद्ध मई 2022 में आया, जब सुप्रीम कोर्ट ने एक दोषी एजी पेरारिवलन की रिहाई का आदेश दिया। पेरारिवलन पर आरोप था कि उसने साजिशकर्ताओं को बम बनाने के लिए 9 वोल्ट की 2 बैटरियां खरीद कर दी थीं।
पेरारिवलन 31 साल से जेल में बंद था। सुप्रीम कोर्ट ने संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत मिली अपनी विशेष शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए उसे रिहा करने का फैसला सुनाया। अदालत ने कहा कि तमिलनाडु कैबिनेट ने 2018 में ही उसकी रिहाई की सिफारिश कर दी थी, लेकिन राज्यपाल ने उस पर कोई फैसला नहीं लिया। इस असाधारण देरी को देखते हुए अदालत ने खुद उसे रिहा करने का कदम उठाया। पेरारिवलन की रिहाई ने बाकी 6 दोषियों की रिहाई का रास्ता भी खोल दिया। बाकी दोषियों ने भी पेरारिवलन के मामले का हवाला देते हुए सुप्रीम कोर्ट में रिहाई की याचिका दायर की। 11 नवंबर 2022 को सुप्रीम कोर्ट ने एक और ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए बाकी सभी 6 दोषियों नलिनी श्रीहरन, आरपी रविचंद्रन, संथन मुरुगन, रॉबर्ट पायस और जय कुमार को भी तुरंत रिहा करने का आदेश दे दिया। अदालत ने अपने फैसले में कहा कि ये सभी दोषी 30 साल से ज्यादा समय जेल में गुजार चुके हैं और जेल में उनका आचरण अच्छा रहा है। अदालत ने तमिलनाडु सरकार की सिफारिशों को भी ध्यान में रखा। इन दोषियों की रिहाई पर देश में मिली-जुली प्रतिक्रिया देखने को मिली। कांग्रेस पार्टी ने इस फैसले को पूरी तरह से अस्वीकार्य और गलत बताते हुए इसकी कड़ी ही आलोचना की। उनका कहना था कि यह आतंकवाद के खिलाफ देश की लड़ाई को कमजोर करने वाला फैसला है। वहीं तमिलनाडु की कई पार्टियों ने इस फैसले का स्वागत किया और इसे मानवाधिकारों की जीत बताया। यह फैसला इस बात पर एक बड़ी बहस छेड़ाच गया कि क्या एक पूर्व प्रधानमंत्री के हत्यारों को, जिन्होंने देश के लोकतंत्र पर हमला किया था, इस तरह रिहा किया जाना चाहिए। ये मामला न्याय, राजनीति और मानवाधिकारों के बीच के जटिल रिश्ते का एक बड़ा उदाहरण बन गया। राजीव गांधी की हत्या सिर्फ एक व्यक्ति की मृत्यु नहीं थी। यह एक ऐसी घटना थी जिसने भारत की राजनीति और सुरक्षा व्यवस्था पर बहुत गहरा और स्थायी असर डाला। इस हत्या ने देश को यह एहसास कराया कि आतंकवाद कितना बड़ा खतरा बन चुका है और यह देश के सर्वोच्च नेताओं को भी अपना निशाना बना सकता है। इस घटना के बाद भारत में वीवीआईपी और वीआईपी सुरक्षा की पूरी व्यवस्था को नए सिरे से बनाया गया। स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप के नियमों को और भी ज्यादा सख्त कर दिया गया। अब एसपीजी की सुरक्षा सिर्फ मौजूदा प्रधानमंत्री को ही नहीं, बल्कि सभी पूर्व प्रधानमंत्रियों और उनके परिवारों को भी दी जाने लगी, ताकि भविष्य में ऐसी कोई घटना दोबारा न हो। राजनीतिक रूप से इस हत्या ने 1991 के आम चुनावों का रुख ही बदल दिया। हत्या से पहले चुनाव प्रचार के पहले चरण की वोटिंग हो चुकी थी। हत्या के बाद देश में कांग्रेस के पक्ष में सहानुभूति की एक जबरदस्त लहर उठी। जब बाकी सीटों के लिए वोटिंग हुई तो कांग्रेस पार्टी ने शानदार प्रदर्शन किया और सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी। पीवी नरसिम्हा राव के नेतृत्व में कांग्रेस ने एक गठबंधन सरकार बनाई। कई राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि अगर राजीव गांधी की हत्या न हुई होती तो शायद 1991 के चुनावी नतीजे कुछ और होते। इस घटना ने गांधी नेहरू परिवार को भी एक गहरा सदमा दिया और सोनिया गांधी कई सालों तक सक्रिय राजनीति से दूर रही। इस हत्याकांड ने भारत की विदेश नीति, खासकर श्रीलंका को लेकर, को भी प्रभावित किया। भारत ने लिट्टे के खिलाफ एक बहुत ही सख्त रुख अपनाया और उसे एक आतंकवादी संगठन घोषित कर दिया। भारत ने श्रीलंका के तमिल मुद्दे पर सीधे हस्तक्षेप की अपनी नीति को बदल दिया और ज्यादा सतर्क दृष्टिकोण अपनाना शुरू कर दिया। भारत श्रीलंका के संबंध भी इस घटना से तनावपूर्ण हो गए। हालांकि भारत ने लिट्टे के खात्मे के लिए श्रीलंकाई सरकार को अप्रत्यक्ष रूप से समर्थन देना जारी रखा। आखिरकार 2009 में श्रीलंकाई सेना ने लिट्टे प्रमुख प्रभाकरण को मार गिराया और इस संगठन का पूरी तरह से सफाया कर दिया। सबसे बड़ा असर देश के आम लोगों के मन पर पड़ रहा। इस घटना ने यह दिखाया कि राजनीतिक मतभेद कितने खूनी और हिंसक हो सकते हैं। इसने लोकतंत्र में संवाद और बहस की जगह हिंसा के बढ़ाते खतरे को उजागर किया। नेताओं और जनता के बीच एक दूरी पैदा हो गई। पहले नेता आसानी से जनता के बीच चले जाते थे, लेकिन इस घटना के बाद सुरक्षा कारणों से यह बहुत मुश्किल हो गया। यह एक तरह से लोकतंत्र की उस सहजता पर हमला था जहां जनता अपने नेता से सीधे जुड़ पाती थी। राजीव गांधी की हत्या ने हमें यह कठोर सबक सिखाया
कि लोकतंत्र को बचाने के लिए शांति और सहिष्णुता की रक्षा करना कितना जरूरी है। राजीव गांधी की दुखद मृत्यु के बावजूद उनकी विरासत आज भी जिंदा है। उन्हें अक्सर एक ऐसे दूरदर्शी नेता के रूप में याद किया जाता है जिन्होंने 21वीं सदी के भारत की नींव रखी। वे भारत को एक पिछड़े कृषि प्रधान देश से निकालकर एक आधुनिक, तकनीकी रूप से उन्नत राष्ट्र बनाना चाहते थे। उनका सबसे बड़ा योगदान भारत में कंप्यूटर और दूरसंचार क्रांति को लाना था। उन्हीं के प्रयासों से देश में कंप्यूटर सस्ते हुए और आम लोगों तक उनकी पहुंच बनी। आज हम जिस डिजिटल इंडिया, आईटी सेक्टर और सॉफ्टवेयर पावर की बात करते हैं, उसका बीज राजीव गांधी ने ही बोया था। उनकी एक और महत्वपूर्ण विरासत है पंचायती राज व्यवस्था को मजबूत करना। उनका मानना था कि सच्चा लोकतंत्र तभी आएगा जब सत्ता का विकेंद्रीकरण होगा और गांव के लोगों को अपने फैसले खुद लेने का अधिकार मिलेगा। उन्होंने संविधान में 73वें और 74वें संशोधन का प्रस्ताव रखा, जिसने पंचायतों और नगर पालिकाओं को संवैधानिक दर्जा दिया और उन्हें ज्यादा अधिकार सौंपे। हालांकि यह उनके निधन के बाद लागू हुआ, लेकिन इसका श्रेय उन्हीं को जाता है। इसके अलावा उन्होंने युवाओं को राजनीति में ज्यादा अधिकार देने के लिए मतदान की उम्र 21 साल से घटाकर 18 साल कर दी, जो एक ऐतिहासिक कदम था। राजीव गांधी के शांति और सद्भाव के संदेश को याद रखने के लिए उनकी जयंती यानी 20 अगस्त को हर साल सद्भावना दिवस के रूप में मनाया जाता है। ये दिन हमें राष्ट्रीय एकता, शांति, प्रेम और सभी धर्मों के बीच सद्भाव बनाए रखने की याद दिलाता है। इस दिन देश भर में लोग शपथ लेते हैं कि वे जाति, धर्म, क्षेत्र या भाषा का भेदभाव किए बिना सभी भारतीयों की भावनात्मक एकता और सद्भावना के लिए काम करेंगे। यह दिन राजीव गांधी के उस सपने को समर्पित है जहां भारत एक मजबूत और एकजुट राष्ट्र के रूप में दुनिया में अपनी पहचान बनाए। अंत में राजीव गांधी हत्याकांड की पूरी कहानी हमें कई महत्वपूर्ण सबक सिखाती है। यह हमें बताती है कि हिंसा और नफरत किसी भी समस्या का समाधान नहीं हो सकता। यह हमें याद दिलाती है कि देश की एकता और अखंडता को बनाए रखना हर नागरिक की जिम्मेदारी है। राजीव गांधी का जीवन, चाहे वह छोटा ही क्यों न रहा हो, हमें यह प्रेरणा देता है कि हमें हमेशा भविष्य की ओर देखना चाहिए और देश को प्रगति के रास्ते पर ले जाने के लिए काम करना चाहिए। उनकी विरासत सिर्फ उनकी नीतियों में नहीं, बल्कि उस आधुनिक भारत के सपने में जिंदा है जिसे हर भारतीय आज जी रहा है।